नीट 2026 के अंदर ऐसा क्या नया करना पड़ेगा कि उस लेवल का पेपर जैसा 2025 में आया था वो क्रैक कर सके। सर जैसे माइंड डाइवर्ट होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? माइंड डाइवर्ट होता है, नीट 2026 याद कर लो, और डाइवर्ट होता है तो 2025 याद कर लेना कब वो प्रचंड पेपर आया था। कैप कैसे आता है, टीचर चैप्टर करवा देते हैं लेकिन तुम उतनी इंटेंसिटी और उतनी कंटिन्यूअस अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या चलती है। कई बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर मेरे को फॉर्मूले तो सारे याद है बट मैं अप्लाई कैसे करूं, मेरे को क्वेश्चन के अंदर यही समझ में नहीं आता कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और बेटा सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता करने का एक सिंपल तरीका है, सिंगल सॉल्यूशन है। छोटा सा सवाल बच्चों के दिमाग में जो उन बच्चों के सामने मतलब आता रहता है, जो बच्चे वहां पर जितने भी हैं वो पूछते रहते हैं, और अब 2025 का जो पेपर आया है उसके बाद बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के दिमाग में क्या कि हम कैसे करें, कि सर पेपर भी बहुत टफ लेवल का आ रहा है ना। देखा होगा 2025 का पेपर, तुम में से कई बच्चों ने देखा होगा और सारे सवाल कर दिए होंगे तुमने, क्योंकि वो तो तुम्हारे टिप्स पे थे, है ना। टिप्स पे कैसे थे कि मम्मी के नाम से ए पापा के नाम से बी। मम्मी पापा बुरा थोड़ी चाहते हैं, उनका नाम लेकर के टिक करेंगे तो सही ऑप्शन ही होगा। फिर कई तो ऐसे थे जिनके नंबर ही माइनस में आए, मम्मी पापा ने बुरा कर दिया। तो समझने वाली चीज यहाँ पर यह है कि नीट 2026 के अंदर ऐसा क्या नया करना पड़ेगा कि उस लेवल का पेपर जैसा 2025 में आया था वो क्रैक कर सके। देखो तुम्हारे साथ समस्याएं तो हर बार चल रही है। जब इससे पहले पेपर आया था, है ना, उसके अंदर पेपर इतना ज्यादा आसान आ गया कि कट ऑफ इतनी चली गई कि कोई बच्चा अगर 650 नंबर भी लेकर के आ रहा है तो भी उसको कॉलेज नहीं मिल पा रहा। ठीक है, और इस बार पेपर ऐसा आ गया कि तुम पेपर ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहली चीज है, अगर घबरा गए तो समझ लो गए, घबरा गए तो गए, करना तो पड़ेगा। ये तो एक वॉर है बेटा, एक तरीके की लड़ाई है, ये तो लड़नी पड़ेगी। अब तुम ये सोचो कि मैं फील्ड चेंज कर दूं, मैं स्ट्रीम बदल लूं, मैं कुछ और कॉमर्स पढ़ लूं, मैं आर्ट्स पढ़ लूं, बेटा वॉर तो सेम ही है। कहीं चले जाओ चाहे तुम, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और हो सकता है वहां पर इससे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो नीट एक कम से कम अपने पास 2 साल से जाना पहचाना अपने लिए एक टॉपिक है जिसके अंदर अपन बहुत थोड़े कंफर्टेबल हो भी चुके हैं। जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायो के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो बायो अगर पढ़नी है ना तो पूरी एनसीईआरटी घोल के पी जाओ, और पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स है ना, उन मॉड्यूल्स के अंदर एक एक मतलब बीच बीच में से लाइन उठा करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म्स में दे रखे हैं। तो तुम अगर 3 से 4 बार या 5 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लोगे ना, पढ़ लोगे, तो तुम्हें उन फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में कि पता लग जाएगा कि कहां पर मोस्टली लिखा हुआ है, कहां पर मस्ट लिखा हुआ है, कहां पर मे बी लिखा हुआ है। तो उन सवालों के जवाब तुम आराम से दे सकते हो। बायो इतना ज्यादा टफ टास्क नहीं है तुम लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि तुम लोग उसमें कंफर्टेबल हो, और नो डाउट टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा टास्क कौन सा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी काफी हद तक तुम लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कि ऑर्गेनिक आती है, अपनी थोड़ी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है ना। डॉक्टर बनने वाले हो, और डॉक्टर की तो रैम और रोम दोनों अच्छी होनी चाहिए। रैम और रोम का मतलब समझते हो? कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो अगर तुम्हें दवाइयों के नाम याद है सब कुछ, लेकिन हाथों हाथ तुम्हें अगर रिकॉल नहीं हो रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? अच्छे डॉक्टर बनोगे क्या? नहीं बनोगे। सर मेरे को याद तो था लेकिन उस टाइम पेशेंट के सामने याद नहीं आया, ऐसा थोड़ी है। तो स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए कि सब कुछ इस दिमाग में भरा हुआ हो, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैंडमली वहां से पिक करके हाथों हाथ याद भी आनी चाहिए। तो दोनों माइंड डॉक्टर के दोनों तरीके से दोनों मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, रैम और रोम। बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स बेसिकली काम करती है किसके ऊपर? रोम के ऊपर, कि आप में स्टोरेज पूरा होना चाहिए, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और बेटा सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता करने का एक सिंपल तरीका है, सिंगल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है बस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, एटलीस्ट तुम्हें इस पूरे साल में फिजिक्स के 25,000 सवाल करने हैं। कितने सवाल करने हैं? 25,000 सवाल करने हैं, ताकि तुम्हें यूं लगे कि हर सवाल हमारा देखा हुआ है।
हर सवाल जो तुम्हारे पेपर में सामने आएगा, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो कि टीचर ने क्लास के अंदर, मास्टर ने ले लिया 4 किलो, 2 किलो, 10 किलो, और वही 4, 2, 10 की जगह हमें 12, 15, 20 मिल जाएगा। ऐसी नहीं है फिजिक्स। हर सवाल तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगा, और 25 के पेपर के बाद तो बहुत अच्छा खासा सोचने पे मजबूर करेगा। और ये चीज तुम्हारी दूर कर सकती है सिर्फ और सिर्फ क्या, तुम्हारी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें सर, 25,000 सवाल करे तो करे कैसे? उसके लिए बनाना पड़ेगा बेटा तुम्हें टाइम टेबल अपना। कोचिंग के बाद एटलीस्ट कम से कम तुम्हें 8 घंटे पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है? 8 घंटे, जिनमें से तुम्हें 4 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। कितने घंटे पढ़नी है? तुम्हें 1 से सवा घंटे नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि बेटा कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है ना, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाता है। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करवाता, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाता है कि हर तरीके का क्वेश्चन बच्चे को नोट्स में मिल जाए और बच्चा उस सवाल को सीखे, और घर जाकर के जब वो डीपीपी और मॉड्यूल या कोई भी XYZ बुक प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसके अंदर क्या, उसको अपनापन सा लगे उस क्वेश्चन को देख करके कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन तो सर ने हमें करवाया था, ये कुछ अलग पूछ रहा है क्या। देखते हैं सवालों से दोस्ती करो, उनसे हाथ मिलाओ। हाथ मिलाना और दोस्ती करने का मतलब समझ रहे हो? एकदम तसल्ली से उन क्वेश्चंस को पढ़ो, उनकी एक एक लाइन को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। एनएलएम का क्वेश्चन है तो एनएलएम के हिसाब से पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से पढ़ो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से पढ़ो, अगर काइनेमेटिक्स का है तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से पढ़ो। एक एक सवाल को तसल्ली से पढ़ो, वो सवाल आधे जवाब तुम्हें खुद दे देगा। क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या चलती है, कई बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर मेरे को फॉर्मूले तो सारे याद हैं बट मैं अप्लाई कैसे करूं, मेरे को क्वेश्चन के अंदर यही समझ में नहीं आता कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तुम उस फॉर्मूले को याद करने से पहले क्या तुमने ये सोचा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है? नहीं सोचा। जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर तुमने 3 चीजें पढ़ी होंगी, v बराबर dx अपॉन dt, a बराबर dv अपॉन dt और a बराबर v dv अपॉन dx। तुमने कहा इन 3 चीजों के ऊपर काइनेमेटिक्स चलती है ना। उसी को बाद में अपन त्वरण को नियत मान लेते हैं और वो इक्वेशन डेराइव कर लेते हैं, 3 इक्वेशनें वो आ जाती है। 6 के अलावा कुछ देखा क्या तुमने? लेकिन तुमने उन सूत्रों को लगाने से पहले, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने से पहले तुमने ये सोचा ही नहीं कि ये कब अप्लाई करना है। वो चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि टीचर जब क्लास के अंदर बोल रहा होता है ना कि ये फॉर्मूला ऐसे है तो उसको उस तरीके से सीखो। बट फिर भी वो बच्चे कई कर लेते हैं, कई बच्चे, मतलब ये तो मैं उन बच्चों की बता रहा हूं जो कि एक कॉमन सी समस्या चलती है, लेकिन ये ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलती, ये शुरू के कुछ महीने 1.5 महीने चलती है। लेकिन अगर आप ड्रॉप ईयर के अंदर हो तो आपके स्टडी आवर्स में आपको बता देता हूं, आपको कम से कम 13 से 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है आफ्टर, मतलब कोचिंग का मिला करके बात कर रहा हूं। तो मैंने 8 घंटे बताया, 8 घंटे, तुम 4 से 5 घंटे कोचिंग में आते हो, है ना, तो 8 घंटे स्टडी होगी ना। 8-8-8 का रेशियो रखो, 8-8-8 का अनुपात रखो। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे कोचिंग प्लस खाना पीना नहाना धोना, प्लस 8 घंटे की नींद। 8 नींद भी तो जरूरी है, ये दिमाग अच्छा तभी तो चलेगा। तो उस 8 घंटे के दौरान 50% टाइम तुम्हें किसे देना है? फिजिक्स को, जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है। 50% टाइम देने का मतलब यह है कि अगर तुम 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो और 1 घंटे नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटे तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो। और 3 घंटे में मेरा यह मानना है कि करीब करीब 100 से 125 सवाल आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। जब तुम 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी वाला पेपर दे रहे हो तो एटलीस्ट मैं तो 100 सवाल ही लेकर के चल रहा हूं। डेली कितने सवाल लेकर के चल रहा हूं? 100 सवाल, और 100 तो हर जगह मिल जाएंगे। एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन तो तुम्हारे पास आराम से है। मैं तो कह रहा हूं कई चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे पास मॉड्यूल के अंदर कितने दे रखे हैं? 250, 300, 400 सवाल भी दे रखे हैं ना। तो क्या 25,000 क्वेश्चन का टारगेट पूरा नहीं होगा? क्या होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा फोकस, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी कंसिस्टेंसी। क्लास कभी भी स्किप नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, जुकाम लग रही है, बुखार लग रही है, दवाई लो, क्लास में आओ। क्योंकि जिस दिन ये छूट गई ना बेटा, उस दिन तुम फिजिक्स में तो एटलीस्ट कम से कम 4 लेक्चर पीछे चले गए। क्योंकि फिजिक्स में तुमने अभी तक क्या चैप्टर चल रहा है? अभी तुम्हारे वर्क पावर एनर्जी चल रहा है ना। अगर तुमने काइनेम बेसिक मैथ से लेकर के अगर वर्क पावर एनर्जी तक की स्टोरी देखी हो तो सारी चीजें कनेक्टेड है या नहीं है? है या नहीं है? काइनेमेटिक्स जुड़ा हुआ है,
मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल से, प्रोजेक्टाइल जुड़ा हुआ है एनएलएम, एनएलएम जुड़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल से, वर्क पावर एनर्जी जुड़ा हुआ है एनएलएम से, सब जुड़े हुए हैं ना। तो 2026 को अगर बचाना है ना बेटा, तो इतने एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ और फैक्ट बता रहा हूँ। एटलीस्ट कम से कम कितने सवाल? 25,000। कितने साल में? 1 साल है भी नहीं। जून में शुरू हुए हो तुम, टाइमिंग बता देता हूं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9 महीने में सिलेबस हो गया। मार्च और अप्रैल तुम्हारे सिर्फ टेस्ट पेपर देने के और रिवीजन करने का टाइम है। क्या दोगे? सिर्फ टेस्ट पेपर और रिवीजन। ये 25,000 तो मैंने सवाल बताए हैं प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। और उसके बाद जब तुम 2 महीने प्रैक्टिस करोगे, मतलब पेपर दोगे और रिवीजन करोगे, तो कम से कम नहीं करते हुए 3 से 4,000 सवाल तुम उस टाइम कर लोगे। तो लगभग 30,000 सवाल कर लिए तुमने। कितने कर लिए? यानी कि एक ही सब्जेक्ट की 30,000 बार प्रैक्टिस कर ली तुमने। तुम्हें लगता है पेपर क्रैक नहीं होगा? अरे मैं तो कह रहा हूं कि फिजिक्स में अगर पेपर निकालना ही है तो सिर्फ तुम्हें कितने क्वेश्चन करके आने हैं? 30 से 35, जिस हिसाब से पेपर का लेवल आ रहा है। रैंक बूस्टिंग का काम वो एक अलग है, वो तुम्हें दिसंबर तक समझ में आ जाएगा कि तुम्हें रैंक बूस्ट करनी है या फिर तुम्हें सिलेक्शन लेना है। वो हमारा काम है, वो कोचिंग का काम है। पहली चीज तो टाइम किस तरीके से डिवाइड करोगे? 8-8-8 के रेशियो में। 8 घंटे घर पे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे कोचिंग प्लस खाना पीना नहाना धोना। समझ आ रही है बात? उसके बाद फिजिक्स का पूरी स्टडी, सेल्फ स्टडी का 50% देना है, क्योंकि रिक्वायर्ड है। 2 घंटे देने हैं तुम्हें किसको? केमिस्ट्री को, और 2 घंटे बॉटनी और जूलॉजी को। ये पैटर्न होना चाहिए तुम्हारा पढ़ने का। कब तक? जब तक फिजिक्स अपने ग्रिप में नहीं आ जाए। जब फिजिक्स अपने कंट्रोल में आने लगेगी तो अपने खुद को एनालिसिस होने लगेगा कि हाँ अब तो सवाल हो रहे हैं। तब अगर मान लो कहीं लग रहा है कि केमिस्ट्री का कोई चैप्टर वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो उसके ऊपर टाइम देंगे अपन। फिर तो एक बात समझ रहे हो, तुम अगर एक काम करने लग जाते हो ना और तुम 2-3 महीने तक करते हो तो अपने आप तुम्हें वो चीज समझ में आने लग जाती है। तुम समझते हो इस चीज को? मान लो एक ही रास्ते से अगर मान लो 3 बार निकल गए तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यहां से ये दुकान आएगी तो लेफ्ट मुड़ना है। तो एक टाइम के बाद समझ में आने लग जाता है ना अपने को कि हाँ यार अपने को अब पैटर्न ऐसा रखना है। दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं सर नींद बहुत आती है हमें, क्लास के अंदर नींद आती रहती है ना, क्लास में झपकियां लेते रहते हैं। बेटा फोकस की कमी है। किसकी कमी है? फोकस की। अगर दिमाग में एनी टाइम नीट नीट घूमता रहेगा ना, नीट 2026 नीट 2026, अपने आप नींद आनी बंद हो जाएगी। अच्छों की उड़ गई। किसकी कमी है? फोकस की। पूरे दिन में भूख लगती है, भूख लगती है जब दिमाग में रोटी आती है ना, खाना आता है ना, वैसे बॉडी अपने आप बताने लग जाती है कि अब रिक्वायरमेंट है, अब डालो पेट में कुछ। वैसे दिमाग अपने आप बता देता है कि अब तेरे को जब नींद आने लगेगी ना तो तुम अपने आप दिमाग बता देगा अरे नीट 2026 भाई पेपर देना है तेरे को। उस लेवल का फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब डेली क्लास में आना है, उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, क्लास में आए, गए। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा आपको, आपका स्लीपिंग साइकिल। कभी भी दोपहर में मत सोना, क्योंकि तुम्हारा नीट का पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा ना। और पूरे साल भर अगर दोपहर में सोने की आदत पड़ गई ना, तो जिस दिन पेपर दोगे ना वहां पेपर में भी झपकियां लोगे। और तुम जानते हो आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। आदत तो आदत है। हम सो सकते हैं, तुम नहीं सो सकते दोपहर में। तो 2 से 5 के बीच में पढ़ने का टाइम रखो। शुरू में तकलीफ आएगी, मैं मानता हूं, शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन अब तक कम से कम तुम्हारी ये आदतें बन जानी चाहिए थी। और नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं आया हूं, इसलिए अपन इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे बचाएं। क्यों? क्योंकि पिछले 2025 का पेपर हुए कितना टाइम हो गया? जून और जुलाई खत्म होने वाला है, 2 महीने हो गए। 2 महीने में अब समस्याएं दिखने लग गई बच्चों की कि यार ये गलतियां कर रहे हो और अगर ऐसे चलेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा। तो वो गलतियां सुधारो, अपना स्लीपिंग साइकिल सुधारो। एक बार में 7-7.5 घंटे की नींद लो, टुकड़ों में मत लो। समझ आ रही है बात? अब किसी का अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ लो। देखो कट टू कट बात करते हैं फालतू की। देखो मोटिवेशनल वीडियोस तो मेरे को आती नहीं है। कट टू कट बात की, कितने सवाल करने पड़ेंगे? 25 से 30,000। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 8 घंटे। उसमें से 50% टाइम किसको देना है? फिजिक्स को। 1 घंटे क्या करने हैं?
नोट्स रिवाइज करने हैं, बाकी 3 घंटे क्या करने हैं, सवाल करने हैं। डेली कम से कम कितने सवाल करने हैं, 100 सवाल करने हैं। और फर्जी सवाल मत करना, 100 में से 20 सवाल ऐसे करना जो बहुत ही बेहतरीन हो, जो तुम्हारे दिमाग की कसरत करवाएंगे, तुम्हें सोचने पे मजबूर करेंगे, तुम्हारा आईक्यू बढ़ाएंगे। और नहीं आते हैं तो टीचर से डाउट पूछो, टीचर्स तो बैठे ही हैं यहाँ पर। अरे बात समझ में आ रही है? इसके अलावा कोई तकलीफ चल रही है तो बताओ, कोई डाउट हो किसी को तो। सर बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें? बैकलॉग किस चीज का रहा हुआ है? नहीं, बैकलॉग मतलब ये कि जब चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे तब हमने मॉड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाए हम, है ना, शुरुआत से ही। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि शुरुआत में आते हैं ना तो नए नए आए हैं, स्कूल समझ लेते हैं कि अभी तो स्कूल शुरू ही तो हुआ है, अभी तो होमवर्क मिलाएगा, टीचर बताएगा 5 सवाल ये करने हैं, 10 ये करने हैं। अब बैकलॉग अगर हो गया है ना तो उसका एक ही इलाज है, अभी भी टाइम है। अभी तुम्हारा वर्क खत्म हुआ है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वर्क खत्म हुआ है तो एनएलएम, काइनेमेटिक्स और यही बचे हुए हैं। एक संडे तुम्हारा पेपर होता है और एक संडे तुम फ्री होते हो। हाँ? अभी है, बट आगे जाकर के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना पेपर की, तो रिवीजन तो आगे भी चलेगा। तो जिस संडे तुम फ्री होते हो ना, और उस पूरे हफ्ते कम से कम ये मानो 1 घंटा तुम पुराने रिवीजन को दो। 4 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटे तुमने नोट्स रिवाइज किए, तो वो जो सवाल है वो 100 सवाल चाहे पुराने वाले के करो चाहे नए करंट चैप्टर के करो, किसी के भी कर सकते हो। किसके? हाँ, बिना नोट्स पढ़े करो अगर कर सकते हो तो। और जरूरत लग रही है कि नोट्स पढ़ने हैं तो एक बार रिवाइज करो बस, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। यूं नहीं कि तुम 1-1.5 घंटे तक नोट्स ही रिवाइज कर रहे हो, ये मत करना। ये मान के चलना कि 20 से 25 मिनट के अंदर पुराना रिवीजन कर लिया, एक बार सारी इक्वेशन समझ में आ गई, सारे सवाल एक बार देखे वैसे हो गए, फिर प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। तो क्या करना है तुम्हें, जिस संडे पेपर नहीं है उस पूरे हफ्ते जो तुम्हारे 4 घंटे फिजिक्स के हैं उनमें से 1 घंटा पुराने वाले को दो। अगर तुमने 2-3 हफ्ते ऐसा कर लिया तो तुम्हें पता लगेगा कि तुमने पुराने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और करंट वाला तो बचे हुए 2 घंटे में चल ही रहा है अपना, तो मैनेजमेंट तो अपना ही है। और अगर अपन 8 घंटे की जगह अगर 1 घंटा नींद कम करके कुछ 15-20 दिन के लिए अगर 1-1 घंटा और बढ़ा सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 2 हफ्ते में अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अपन 7 घंटे सो लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। तो जब उस टाइम ज्यादा सोए थे तो अब कम सोना पड़ेगा, तभी तो पैरेलल आ पाओगे ना। तो ये गैप रहता है बच्चों के अंदर। क्या होता है ना कि तुम्हें 2 साल का सिलेबस 1 साल में पढ़ना है, तो 1 साल पूरा भी नहीं है, 9-10 महीने है, तो उसके अंदर क्या होता है ना, गैप आ जाता है। गैप कैसे आ जाता है? टीचर चैप्टर करवा देते हैं लेकिन तुम उतनी इंटेंसिटी और उतनी कंटिन्यूअस अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो उसके लिए क्या करना है अपने को कि जिस हफ्ते पेपर नहीं है उस हफ्ते थोड़ा थोड़ा टाइम के अंदर पुराने वाला रिवीजन चलने दो। जैसे कि तुम्हारा पीछे वाला बैकलॉग क्या हो जाएगा, कवर। वो बैकलॉग नहीं है, पहली बात तो बैकलॉग तो वो है कि तुम क्लास में ही नहीं आए और पहले से पढ़ा दिया गया, वो बैकलॉग होता है। ये बैकलॉग नहीं है, ये अपन थोड़ा सा अपन फास्ट नहीं है, अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, वो है। तो उसको कवर करने के लिए अपने को पैरेलली 2 चीजें और चलानी पड़ेंगी, और वो क्या है, 1 घंटा सोने में कम करो और 1 घंटा वहां से कम करो, तो 2 घंटे अगर तुमने 1 हफ्ते भी पढ़ लिया तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। दोबारा लगा सकते हो तो लगा लो, वरना नए क्वेश्चंस करो, कोई रेफरेंस बुक ले लो अगर। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि तुमने डीपीपी और मॉड्यूल अगर किए हैं ना तो तुम्हारे लास्ट तक आंसर आए हुए होने चाहिए कि क्वेश्चन के। जो डाउट थे उनको वापस समझ आ रही है बात, उनको वापस करो। और क्वेश्चंस करती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, तो मतलब आगे करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मतलब फिजिक्स तो फिर रह ही जाती है, फिर थोड़ा गैप ले लेते हैं तो फिर बाकी का भी नहीं पढ़ पाते। देखो बेटा, ये होता है कि जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें अपना मन नहीं होता फिर भी करना पड़ता है, और पढ़ाई उनमें से एक है। मानते हो क्या बात? जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अपना मन नहीं करता फिर भी अपने को करना पड़ता है, जिनमें से पढ़ाई क्या है, एक चीज है ना। तो मैं मानता हूं कि 5 सवाल हुए, अगले 10 नहीं हुए तो करने का मन नहीं करेगा, लेकिन तुम इस मोटिवेशन को बनाए रखो कि 16वां सवाल मेरे से होगा। नहीं हो रहे कोई बात नहीं, स्किप करते जाओ, लेकिन अगला जरूर करो। जब तक तुम्हारा सवाल होने की
जो इंटेंसिटी है वो वापस वैसी ही ना आ जाए। तो और सर जैसे माइंड डाइवर्ट होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? माइंड डाइवर्ट होता है, नीट 2026 याद कर लो, और डाइवर्ट होता है तो 2025 याद कर लेना, कब वो प्रचंड पेपर आया था, है ना। क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने माइंड को वापस ट्रैक पर ले आती है। अपन क्या होता है ना कि जैसे मैं पढ़ता था ना तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि यार आज क्लास में ये हुआ, बैठे बैठे अपन कहीं और थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। वो तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, उसको 8 घंटे में कैलकुलेट मत करना, उस दिमाग को वापस लाओ। जैसे ही जाने लगो ना वैसे ही 2 मिनट खड़े होकर के इधर उधर घूम लिए, फिर फोकस वापस वहीं पे आ जाओ। देखो इस चीज में तुम खुद तुम्हारी मदद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, जो सोच चल रही है, उस सोच पे मैं कैसे कंट्रोल लगा दूं? वो तो तुम ही लगा सकते हो। दिमाग तुम्हारा, सोच तुम्हारी, काम तुम्हारा। तो वो तो अपने मन को मार करके वहीं वापस बैठना पड़ेगा, क्योंकि किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, मेरा भी नहीं करता था, बट मजबूरी है, क्या करें। ज्ञानी तो बनना पड़ेगा ना। अज्ञानता इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है ना। डॉक्टर बनना नहीं कह रहा मैं, अज्ञानी होना। अज्ञानता इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, आज की दुनिया का। तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। और किसी के कुछ का सर मेरे पैर में दर्द रहता है, कब दबाने आऊं, ऐसा कोई सर आपने कहा ना समस्याओं का समाधान करोगे, सर में दर्द रहता है, बाम लगा दिया करो आगे, ऐसा तो कोई नहीं है। चलो, और भी कोई सवाल हो तो कभी भी तुम फ्री माइंड उस सेंटर पे आकर के पूछ सकते हो, या मैं कभी आऊं तब पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से पढ़ो, ठीक है। चलो।